आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जिन्होंने उन मुश्किलों का सामना किया जिनकी हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते, और फिर भी उन्होंने आधुनिक भारत की तकदीर लिख दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की। सोचिए जरा, एक ऐसा लड़का जिसे एक घूंट पानी पीने से भी रोका गया, वही लड़का बड़ा होकर एक पूरे राष्ट्र का संविधान लिख देता है। ये एक ऐसी कहानी है जो विरोधाभास से भरी है और उतनी ही प्रेरणादायक भी। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। 14 अप्रैल 1891 भीमराव अंबेडकर का जन्म महार जाति में हुआ था, जिसे उस समय अछूत माना जाता था। मतलब उनका बचपन रोज रोज के अपमान और अस्पृश्यता की क्रूरता के साए में बीता। स्कूल में भी हालात कुछ अलग नहीं थे। क्लासरूम में ज्ञान तो था, लेकिन अपने ही हम उम्र साथियों के साथ बैठने की इजाजत नहीं थी। इतना ही नहीं, उन्हें बैठने के लिए अपनी बोरी या टाट पट्टी घर से लानी पड़ती थी, और जब क्लास खत्म हो जाती तो उसे वापस भी ले जाना होता था। जैसे जैसे ये समाज उन्हें हर पल याद दिलाना चाहता हो कि वो अलग हैं। और पानी जैसी बुनियादी जरूरत, वो भी उन्हें आसानी से नसीब नहीं थी। प्यास लगती तो वो खुद जाकर नल से पानी नहीं पी सकते थे। उनकी प्यास सिर्फ तब बुझती थी जब स्कूल का कोई चपरासी, वो भी दूर से, ऊंचाई से, उनके हाथों में पानी डाल दे। और ये उनका हक नहीं था, ये तो एक मेहरबानी थी जो हमेशा मिलती भी नहीं थी। और अगर किसी दिन चपरासी नहीं आया तो बस उस दिन पानी भी नहीं। छोटे से भीमराव को पूरा दिन प्यासा ही रहना पड़ता था। अपनी आत्मकथा में उन्होंने इस दर्द को बस 3 शब्दों में समेट दिया: नो प्यून, नो वाटर। अब इतने अपमान के बीच कोई भी टूट सकता था, लेकिन उनके पिता ने उनके अंदर एक उम्मीद जगाई, एक यकीन दिलाया कि अगर इस सामाजिक गुलामी की जंजीरों को तोड़ना है तो उसका सिर्फ एक ही हथियार है, और वो है शिक्षा। और बस फिर क्या था, एक स्कॉलरशिप मिली और ज्ञान की जो प्यास थी वो उन्हें कहां से कहां ले गई। पहले मुंबई का एल्फिंगस्टन कॉलेज, फिर सीधे न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी, और उसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में। न्यूयॉर्क पहुंचकर जिंदगी में पहली बार उन्हें बराबरी का एहसास हुआ। कोई उन्हें उनकी जाति से नहीं जानता था, और इस आज़ादी को उन्होंने जाया नहीं जाने दिया। वो पढ़ाई में ऐसे डूबे कि दिन में 18-18 घंटे पढ़ना उनके लिए आम बात हो गई थी। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी डिग्रियां लेकर जब वो भारत लौटे तो एक कड़वी हकीकत उनका इंतजार कर रही थी। हकीकत ये थी कि उनकी डिग्रियां तो दुनिया ने मान ली थी, पर उनके अपने समाज ने उनकी जाति का दाग अब भी नहीं मिटाया था। तब उन्हें समझ आया कि सिर्फ अकेले उनके सफल होने से कुछ नहीं बदलेगा। लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं, पूरे समाज की थी। और इसीलिए अंबेडकर ने इस लड़ाई को सड़कों पर लाने का फैसला किया, एक सोए हुए समाज को जगाने का फैसला किया। उनके कदम सिर्फ कदम नहीं थे, वो ऐलान थे। 1927 में महाड़ सत्याग्रह, ताकि दलितों को भी सार्वजनिक तालाब से पानी पीने का हक मिले। उसी साल मनुस्मृति को जलाना, जिसे वो जातिगत असमानता की जड़ मानते थे। उनका हर एक काम सदियों से चली आ रही रूढ़ियों पर एक सीधा प्रहार था। लेकिन यहीं पर उनका रास्ता महात्मा गांधी से अलग हो गया। अंबेडकर दलितों के लिए अलग चुनावी व्यवस्था चाहते थे, ताकि उनकी अपनी आवाज हो, जबकि गांधी जी को डर था कि इससे हिंदू समाज हमेशा के लिए बढ़ जाएगा। और बस यहीं से भारत के 2 सबसे बड़े नेताओं के बीच एक वैचारिक मतभेद शुरू हुआ, जिसने आगे चलकर इतिहास की दिशा बदल। नतीजा 1932 का पूना पैक्ट। गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया, और उनकी जान बचाने के लिए अंबेडकर को झुकना पड़ा। उन्हें अलग निर्वाचन की अपनी मांग छोड़नी पड़ी, बदले में आरक्षित सीटें ज्यादा मिली। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा राजनीतिक झटका था, और इस घटना ने उनके आगे के रास्ते पर बहुत गहरा असर डाला। मतभेद तो थे, लेकिन जब आजाद भारत का संविधान लिखने की बात आई तो सब जानते थे कि इस काम के लिए एक ही इंसान है। कानून और संविधान की उनकी जो समझ थी वो बेजोड़ थी, और इसीलिए वही बने सबसे सही, सबसे जरूरी विकल्प। और विडंबना देखिए, जिस इंसान को स्कूल में पानी पीने तक का अधिकार नहीं दिया गया था, आज उसी के कंधों पर पूरे देश के हर एक नागरिक के अधिकार लिखने की जिम्मेदारी थी। और उन्होंने जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। उन्होंने संविधान में बराबरी और इंसाफ को सबसे ऊपर रखा। आर्टिकल 17, जिसके जरिए अस्पृश्यता को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। सोचिए, जिस एक प्रथा ने उन्हें और करोड़ों लोगों को ताउम्र जलील किया, उसे उन्होंने एक कलम की नोक से गैरकानूनी बना दिया।
पर वो ये भी जानते थे कि सिर्फ कानून बना देना काफी नहीं है। संविधान सभा में अपने आखिरी भाषण में उन्होंने एक बहुत बड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा था कि हम एक ऐसे दौर में जा रहे हैं जो विरोधाभासों से भरा होगा। राजनीति में तो सबको बराबरी मिल जाएगी, एक व्यक्ति एक वोट, लेकिन समाज में और आर्थिक तौर पर यह असमानता बनी रहेगी। और शायद इसी वजह से उन्हें यकीन हो गया था कि हिंदू धर्म के सामाजिक ढांचे में रहकर सच्ची बराबरी मिलना नामुमकिन है, और इसीलिए उन्होंने वो वादा पूरा करने का फैसला किया जो उन्होंने खुद से कई दशक पहले किया था। 1935 में उन्होंने ऐलान किया था, मैं एक हिंदू के तौर पर पैदा हुआ, इस पर मेरा कोई बस नहीं था, लेकिन मैं यकीन दिलाता हूं कि मैं एक हिंदू के तौर पर मरूंगा नहीं। और इस एक ऐलान के बाद अपने लोगों के लिए एक नया रास्ता, एक नई पहचान ढूंढने की उनकी 20 साल लंबी खोज शुरू हुई। उन्होंने दुनिया के बड़े बड़े धर्मों को पढ़ा, समझा, और आखिरकार उन्हें वो रास्ता मिला बौद्ध धर्म में। एक ऐसा धर्म जो तर्क, करुणा और सबसे जरूरी समानता की बात करता था, और जिसकी जड़ें भी इसी देश की मिट्टी से जुड़ी थीं। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन, 14 अक्टूबर 1956, नागपुर। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने लाखों समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। ये दुनिया के इतिहास में सबसे बड़े सामूहिक धर्म परिवर्तनों में से एक था। उन्होंने अपने लोगों को अपमान की जिंदगी से निकालकर आत्मसम्मान की एक नई पहचान दी। लेकिन अफसोस, इस ऐतिहासिक पल के सिर्फ 6 हफ्ते बाद 6 दिसंबर 1956 को वो हमारे बीच नहीं रहे। उनका शरीर तो चला गया, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर अपने पीछे एक ऐसी मशाल छोड़ गए जो आज भी जल रही है। एक ऐसी विरासत जो सिर्फ भारत को ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में जहां भी इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, वहां लोगों को रोशनी दिखाती है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने तो बराबरी की तरफ जाने वाला एक पुल बना दिया, एक न्याय से भरे समाज के लिए संवैधानिक ढांचा तैयार कर दिया। लेकिन सवाल आज भी वही है, और हम सबके लिए है कि हम उस पुल पर कितना आगे बढ़ पाए हैं।